नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रोड सेफ्टी से संबंधित। इसी से संबंधित क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर ए लीडिंग काज ऑफ डेथ इन इंडिया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एक लीडिंग काज है हमारे देश में डेथ का। शुरुआत में आपको बताना है क्या इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए गए हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए, और नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना है क्या और करने की आवश्यकता है ताकि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ्स होती हैं उसको कम किया जा सके। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। देखो, इंडिया और चाइना के बीच LAC पर डिसएंगेजमेंट से संबंधित जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके बारे में अभी तक हमने अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। क्रिटिसिज्म अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया है। तो आज के आर्टिकल में राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस एग्रीमेंट का। क्यों कहा जाता है कि इंडिया ने काफ़ी कुछ कंसीड किया है चाइना के सामने इस एग्रीमेंट से, समझेंगे। लास्ट जो आर्टिकल है वो हेल्थ बजट से संबंधित है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रोड सेफ्टी से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? मध्य प्रदेश में देखो काफ़ी दुखद हादसा हुआ। एक बस जो कि यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी नहर में गिर गई और जिसकी वजह से 51 बहुमूल्य जानें चली गईं। 51 में से देखो बहुत सारे तो स्टूडेंट्स थे जो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेने के लिए सतना या फिर रेवा जा रहे थे। देखो, ये रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ्स होती है ना, ये एक साइलेंट पेंडेमिक की तरह है, मतलब चुपचाप चलने वाली महामारी। हाल ही में वर्ल्ड बैंक कमीशन एक रिपोर्ट रिलीज हुई जिसका नाम है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज़। इस रिपोर्ट के डेटा के अनुसार इंडिया में देखो वर्ल्ड में टोटल जितने व्हीकल्स हैं ना उसका सिर्फ 1% है। अगर वर्ल्ड में 100 व्हीकल्स हैं तो इंडिया में सिर्फ 1 है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में 100 लोगों की डेथ होती है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से तो 11 डेथ्स इंडिया में होती हैं। मतलब सिर्फ 1% व्हीकल्स लेकिन 11% रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ्स। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जो डेटा रखा उसके अनुसार 2019 में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हमारे देश में 1,51,113 लोगों की डेथ्स हुई और 4,51,361 लोग घायल हो गए। लेकिन देखो, आपको भी पता है बहुत कम ये डेटा जो है वो रजिस्टर हो पाता है। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स में जो डेथ्स हो जाती हैं वो तो रजिस्टर ही नहीं होती। तो एक्चुअल में जितने लोगों की डेथ्स हुई होंगी वो आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा होगा। और ज़्यादातर देखो जो लोग सफ़र करते हैं वो लो इनकम हाउस होल्ड्स होते हैं। अगर देखो आप आंकड़े पर नज़र डालोगे तो कोविड-19 की वजह से अभी तक हमारे देश में कितनी डेथ्स हुई हैं? 1,55,000 के आसपास, 1,55,000। रोड एक्सीडेंट्स की वजह से 2019 में कितनी डेथ्स हुई थी? ऑलमोस्ट 1.50 लैक्स। तो आंकड़े में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन कोविड-19 पे जितना फोकस किया गया, क्या रोड एक्सीडेंट्स रोड सेफ्टी पर उतना फोकस किया जाता है? नहीं। होना तो ये चाहिए। देखो, इतने ज़्यादा लोगों की डेथ्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके युद्ध स्तर पर कदम उठाएं इस डेथ के आंकड़े को कम करने के लिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स धीरे धीरे इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेते हैं। अर्जेंट स्टेप्स, बड़े स्टेप्स वो नहीं लेते हैं क्योंकि उनको ये लगता है एकदम से बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे तो लोग समझेंगे नहीं और हमारी इमेज खराब हो जाएंगी, लोग हमें वोट नहीं देंगे। अब देखो, ये जो हादसा हुआ इसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया है। कोई भी हादसा होता है हमारे देश में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया जाता है। लेकिन ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी सेफ्टी एक्सपर्ट्स के द्वारा करनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे स्पोर्ट्स जहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं या फिर मेजर एक्सीडेंट्स, उनकी इंक्वायरी सेफ्टी एक्सपर्ट्स के द्वारा की जानी चाहिए, और ताकि जो वो रेकमेंड करें उसको अपना के गवर्नमेंट्स एक्सीडेंट्स की संख्या को कम कर सकें। अब देखो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक पुराना आर्टिकल हम रिवाइज करते हैं रोड सेफ्टी से संबंधित। देखो, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 पास हुआ लोकसभा में 23 जुलाई को और राज्यसभा में 31 जुलाई को। बाद में प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल गई।
इस एक्ट में ऑलमोस्ट 63 क्लासेस हैं। अगर मुख्य प्रोविजंस की हम बात करें तो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए जो कंपनसेशन अमाउंट है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड इस्टेब्लिश किया गया है ताकि सभी रोड यूजर्स का कंपलसरी इंश्योरेंस हो। गुड स्मारिटन यानी वो लोग जो एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करते हैं उनके बारे में डिफाइन किया गया है। अगर देखो मोटर व्हीकल्स डिफेक्टिव हैं तो उन्हें रिकॉल किया जाएगा और नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा और जो टैक्सी एग्रीगेटर्स हैं जैसे उबर ओला उन्हें भी रिकॉग्नाइज किया गया है। कई सारे ऑफेंसेस के लिए जो पेनल्टी है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। ये कुछ मुख्य प्रोविजंस हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के। मकसद देखो ये है, यूनाइटेड नेशंस का जो टारगेट है कि 2030 आने से पहले पहले ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की संख्या को आधा करना। देखो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के ज़्यादातर प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया है। फॉर एग्जांपल हायर पेनल्टी मतलब ज़्यादा फाइन, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फाइन संबंधित प्रोविजंस को डाइल्यूट कर दिया है। कई सारे स्टेट्स नहीं चाहते कि जितना फाइन का प्रोविज़न इस एक्ट में किया गया है उतना फाइन पुलिस लगाए, इसलिए उन्होंने फाइन के अमाउंट को रिड्यूस कर दिया है। फॉर एग्जांपल गुजरात। काफ़ी सारी नई पेनल्टीज़ का प्रोविज़न किया गया है इस एक्ट में। जैसे देखो अब फॉल्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए पेनल्टी लगाई जा सकती है। कॉन्ट्रैक्टर अगर रिस्पॉन्सिबल है गलत रोड डिज़ाइन के लिए या फिर रोड बनाते वक्त प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी फाइन लगाया जा सकता है। और अगर देखो जुवेनाइल्स जिनकी एज 18 साल से कम है अगर वो ड्राइव करते हुए पाए जाते हैं तो उनके गार्डियंस पर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स पर फाइन किया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, ये सब प्रोविजंस करके मतलब आपने फ़ाइन के अमाउंट को बढ़ा दिया और नए फाइन्स का भी आपने प्रोविज़न कर दिया, ये सब चीज़ें करके क्या ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कमी आएगी या फिर नहीं आएगी? आज के आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं नहीं, देखो इन सब प्रोविज़न से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कमी नहीं आएगी। सबसे पहले तो राइटर ये बोलते हैं सरकार की जो अप्रोच है वो प्रॉपर डेटा पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में ट्रैफिक एक्सीडेंट से संबंधित डेटा अच्छे से कंपाइल किया ही नहीं जाता। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट कहती है 2018 में हमारे देश में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से 1,51,430 लोगों की डेथ हो गई, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों की डेथ हुई इंडिया में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से 2018 में। गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इनकी भी एक रिपोर्ट है। इनका कहना है हमारे देश में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होती। अगर 10 डेथ होती हैं तो सिर्फ 5 डेथ्स की रिपोर्टिंग होती है और 5 डेथ्स जो हैं वो अंडर रिपोर्टेड रहती हैं। पॉइंट देखो ये निकलता है, अगर प्रॉपर डेटा ही सरकार के पास नहीं है तो कैसे सरकार प्रॉपर कानून बना सकती है? अगर सरकार के पास प्रॉपर डेटा हो तभी तो सरकार को पता लगेगा कि क्रैशेस क्यों हो रहे हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से डेथ कौन से फैक्टर्स की वजह से और ज़्यादा प्रोबेबल हो जाती है। मतलब अगर डेटा होना तभी इन सब चीज़ों का अच्छे से पता लगाया जा सकता है, लेकिन डेटा पर सरकार ध्यान देती नहीं है और ये एक्ट सरकार लेके आई है जिससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद आर्टिकल में ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। जैसे देखो इंडिया में ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन पर फाइन्स का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ तो ये भी प्रोविज़न किया गया था कि ट्रैफिक लाइसेंस को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में जब इन रूल्स की इफ़ेक्टिवनेस को एनालाइज किया गया तो रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि देखो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और हायर अमाउंट के बीच में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। तो फिर क्या किया जा सकता है रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाने के लिए? राइटर सबसे पहला सजेशन तो देखो ये देते हैं, रोड डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए।
हमारे इंडिया में आपने देखा होगा बहुत जगह रोड्स पर गड्ढे हो जाते हैं या फिर रोड का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, इस प्रकार से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्व होता है, ब्लैक स्पॉट जिसे कहा जाता है। उन पॉइंट्स पर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और देखो इसके साथ साथ राइटर ये भी कहते हैं काफ़ी बार ये देखा जाता है कि मोनोटोनस रोड्स होते हैं, दूर दूर तक सेम ही तरह का रोड है और रोड भी खुला खुला है, तो ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाते वक्त बोर हो जाता है, मोनोटोनस हो जाती है ड्राइविंग, इस वजह से ड्राइवर को नींद आ जाती है। तो जब रोड डिज़ाइन किया जाए इन बातों का ख्याल रखा जाए। इंडिया और ख़ास करके यूएसए कनाडा में डिफरेंस ये है, इंडिया में देखो हाईवेज़ के पास बहुत ज़्यादा गांव हैं, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में ट्रैफिक जो होता है काफ़ी मिक्स होता है, आपको ट्रैक्टर भी देखने को मिलेगा, 2 पहिए वाले व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे, पैदल चलने वाले लोग भी आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा बड़े व्हीकल्स भी देखने को मिलेंगे। तो ट्रैफिक इंडिया में काफ़ी मिक्स होता है, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट की संभावना रिलेटिवली ज़्यादा हो जाती है। जबकि देखो कनाडा में, यूएसए में स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फॉलो किया जाता है, पैदल चलने वाले लोग या फिर टू व्हीलर वाले व्हीकल्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे वहाँ पर हाईवेज़ पर। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो पिछले 50 सालों में जो रिसर्च हुई है उससे ये साबित होता है कि 3 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स पर अगर फोकस किया जाए तो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनमें कमी लाई जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन फ्रेलिटी का मतलब होता है दोष, मतलब ह्यूमन की गलती, मतलब ह्यूमन एरर को रिकॉग्नाइज करना, ह्यूमन दोष को रिकॉग्नाइज करना। इसके लिए देखो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा की जा सकती है ताकि बिहेवियर जो है ड्राइवर्स का चेंज हो, और इसी दिशा में सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। फाइन अमाउंट को बढ़ा दिया गया है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में, ताकि लोगों में डर पैदा हो और वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, गलती कम से कम करें। लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात ये है, ये 3 प्रिंसिपल्स में से सिर्फ एक प्रिंसिपल है और ह्यूमन गलती को अवॉइड करने के लिए भी काफ़ी सारे उपाय हैं, लेकिन सरकार एक ही उपाय पे फोकस कर रही है, ट्रैफिक अमाउंट को बढ़ाना। इसके बाद दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल देखो ये है फॉरगिविंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। वही बात, रोड डिज़ाइन जो है वो अच्छा होना चाहिए, फॉल्टी रोड डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। रोड्स इस प्रकार के ना हों बिल्कुल मोनोटोनस और फ्लैट, दूर दूर तक सिमिलर रोड्स, तो इससे ड्राइवर को नींद आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तीसरा प्रिंसिपल एप्रोप्रिएट क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट। अगर देखो ट्रैफिक क्रैश हो जाता है तो उसके बाद जल्द से जल्द विक्टिम्स को मदद मिले और क्रैश होने के बाद जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो ताकि बहुमूल्य जानों को जाने से बचाया जा सके। तो इन 3 प्रिंसिपल्स पर फोकस करना जरूरी है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और उनसे होने वाली डेथ्स को रिड्यूस करने के लिए। सरकार पहले प्रिंसिपल में सिर्फ एक उपाय पे फोकस कर रही है, मतलब पहले प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत सारे स्टेप्स उठा के फॉलो होगी, लेकिन सरकार सिर्फ एक स्टेप पर फोकस कर रही है, ट्रैफिक जो फाइन है उसके अमाउंट को बढ़ाना, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जाता है। लास्ट में राइटर फिर से बोलते हैं कि सरकार साइंटिफिक अप्रोच अपनाए, डेटा पे फोकस करे और जो डेटा प्राप्त होता है उसके बाद प्रॉपर इंटरवेंशन करे, प्रॉपर पॉलिसीज बनाए, जिससे जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उनमें कमी आए। तो इस प्रकार से पुराना आर्टिकल डिस्कस करने के बाद अब आते हैं फिर से आज के आर्टिकल पर। देखो 2019 में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट तो आ चुका है, बट क्वेश्चन उठता है क्या इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होना स्टार्ट हुआ है? आंसर है निश्चित तौर पर नहीं। अभी भी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रिस्पॉन्स है इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन पर वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, इसको अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं किया जा चुका है। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक टाइमलाइन रखनी चाहिए कि इससे पहले वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स को इस नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को ऑपरेशनलाइज करना है, ताकि ना सिर्फ रोड की इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए जा सकें, बल्कि कंप्लेंट प्रोसीजर्स भी इस्टाब्लिश किए जा सकें। अगर सिटीजन्स को कोई कंप्लेन करनी है तो वो कंप्लेन कर सकें और स्टेट की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सके।
अंत में देखो कंक्लूजन में ये कहा जाता है, अगर हमें ट्रांसपोर्ट और रोड डेथ से संबंधित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है तो सिर्फ डिक्लेरेशन और बातों से काम नहीं चलेगा, हमें उससे आगे जाना होगा, हमें रियल एक्शन लेना होगा। तो रोड डेथ्स की अगर संख्या कम करनी है तो इसके लिए सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने की आवश्यकता है, सिविल सोसाइटी का कोऑपरेशन चाहिए और प्रोफेशनल पुलिसिंग भी चाहिए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रोड सेफ्टी से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, एलएसी पर इंडिया और चाइना के बीच तनाव को कम करने के लिए जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी तक हमने ये समझा कि इंडिया ने पेंगोंग लेक के साउदर्न बैंक में जो काफ़ी सारी पीक्स पर कब्जा किया, यानी उनको कैप्चर किया, इससे इंडिया को एज मिल गया नेगोशिएशंस में और चाइना को मजबूर होना पड़ा डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ। देखो, सितंबर में चाइना मान गया था डिसएंगेजमेंट के लिए, लेकिन चाइना की मांग ये थी, पहले इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो पेंगोंग लेक के साउदर्न बैंक की चोटियों पर यानी पीक्स पर उन्होंने जो ऑक्युपाई करके रखी हैं, पहले इंडिया वाले खाली करें साउदर्न बैंक पर, फिर उसके बाद हम फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 का जो एरिया है वो खाली कर देंगे। ये चाइना की डिमांड थी कि पहले आप करो उसके बाद हम करेंगे, लेकिन इसके लिए इंडिया राजी नहीं था। आखिरकार चाइना मान गया। अब जो डिसएंगेजमेंट हुई है वो एक साथ हुई है। इंडिया की मांग ये थी कि एक साथ हम खाली करेंगे, साथ साथ के साथ, ऐसा नहीं कि पहले हम बाद में आप, एक ही साथ दोनों हम डिसएंगेजमेंट करते जाएंगे, जो ऑक्यूपाइड पोस्ट हैं उनको खाली करते जाएंगे। तो ऐसे आर्टिकल्स भी छपे कि ये तो इंडिया की जीत है, इंडिया ने चाइना को मजबूर कर दिया फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच का एरिया खाली करने के लिए। बट देखो, आज के आर्टिकल में जो राइटर बोल रही हैं उनकी बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चाइना की एक पॉलिसी है 2 स्टेप फॉरवर्ड और 1 स्टेप बैकवर्ड। मतलब मान लीजिए ये एलएसी है, यहां पे है चाइना, यहां पे है इंडिया। अब चाइना की फोर्सेस एलएसी को क्रॉस करके इतनी आगे आ गई, अब इतनी आगे आ गई तो इंडिया कुछ बातचीत करेगा चाइना से वापस जाने के लिए, लेकिन चाइना पूरी तरह से वापस नहीं जाएगा। जहां पे चाइना पहले था, चाइना थोड़ा सा वापस जाएगा, इतना 1 स्टेप पीछे चला जाएगा। आया कितना था चाइना? 2 स्टेप आगे आया था, लेकिन जब बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुआ, तो कितना पीछे गया? 1 स्टेप पीछे गया। तो इतना स्पेस तो चाइना ने गेन कर लिया ना। 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, इफेक्टिवली 1 स्टेप का गेन, ये चाइना की पॉलिसी है। क्या हमने यही गलती कर दी है इस डिसएंगेजमेंट में? मतलब डिसएंगेजमेंट का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्या हमने गलती कर दी है? कैसे? देखो यार, इतने सारे जो ये देप्सांग प्लेन्स हैं, गोगरा पोस्ट हैं, ये दिप्सांग प्लेन्स तो दौलत बेग ओल्डी बेस के पास हैं। यहाँ पे चाइना बहुत आगे आ गया है, काफ़ी किलोमीटर तक, एक अनुमान के अनुसार 18 किलोमीटर। और गोगरा पोस्ट के पास भी चाइना काफ़ी आगे आ गया है, गलवान वैली में भी। अब क्वेश्चन उठता है, ये चाइना यहाँ से पीछे कैसे जाएगा? क्योंकि जो हमारे पास ट्रम्प कार्ड था कि हमने साउदर्न बैंक में, पेंगोंग लेक के साउदर्न बैंक में पीक्स को कैप्चर कर लिया था, वो तो हमारा ट्रम्प कार्ड था ना। अब उसे तो हमने रिवील कर दिया। अब इंडियन फोर्सेस वहां से नीचे उतर जाएंगी, वो पोस्ट खाली कर देंगी, तो दिप्सांग प्लेन्स, गलवान वैली, गोगरा पोस्ट, यहां पर चाइना वापस क्यों जाएगा? यहां पे तो इंडिया के पास कोई लिवरेज नहीं है। अब नेगोशिएशंस में इंडिया क्या कह के नेगोशिएशन करेगा? जबकि ये एरियाज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से देखें तो। दिप्सांग प्लेन से इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दौलत बेग ओल्डी बेस के पास है, एयरफोर्स का ये बेस है। तो यही राइटर कहते हैं कि विभिन्न आर्टिकल्स में तो ये छप रहा है कि इंडिया ने बहुत अच्छे से नेगोशिएशंस की, लेकिन नेगोशिएशंस आपने अच्छे से नहीं की। अगर अच्छे से आपने की होती तो अप्रैल मई से पहले की जो सिचुएशन थी पूरी की पूरी वही सिचुएशन आ जाती, लेकिन आप उस सिचुएशन के लिए चाइना को मना पाने में कामयाब नहीं हो पाए। अब आपने ये बोला है, एग्रीमेंट में ये साइन हुआ है कि एक बार पेंगोंग लेक में डिसएंगेजमेंट पूरी हो जाएगी तो उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप फिर से नेगोशिएशन करोगे। लेकिन फिर से नेगोशिएशन जब आप करोगे तो चाइना को मजबूर करने के लिए, चाइना पर प्रेशर डालने के लिए आपके पास है क्या?
कोई चीज तो नहीं है ना जिसपे आप चाइना पे प्रेशर डाल सको कि हम यहां से पीछे जाएंगे। आप कहां से पीछे जाओगे? वो तो मानेंगे ही नहीं, चाइना वाले बोलेंगे नहीं 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 अब हम पीछे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब तो जितना आगे वो आ गए हैं वहां पे चाइना अब फ्यूचर में मौजूद रहेगा। तो फिर तो इंडिया की हार हुई ना इस नेगोशिएशन में, ये राइटर का मानना है। और इवन पेंगोंग लेक में भी राइटर एक बात बोलते हैं, इंडिया इस नेगोशिएशन में धन सिंह थापा पोस्ट पर वापस आने के लिए राजी हुआ है। फिंगर 4 तक तो इंडिया जाता ही था, फिर इंडिया भी एक कदम पीछे चला गया। आगे तो चाइना वाले आए थे ना। फिंगर 4 तक तो वैसे ही मतलब इंडिया की कोई दिक्कत ही नहीं थी, अभी भी मौजूद था इंडिया फिंगर 4 तक तो। लेकिन धन सिंह थापा जो पोस्ट है वहां पर इंडिया अब चला गया और चाइना फिंगर 8 पे आ गया। तो लास्ट में आर्टिकल में यही कहा जाता है कि देखो फर्दर जब नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी ना देप्सांग प्लेन्स और गलवान वैली के फ्रिक्शन पॉइंट्स को लेके, तो अप्रैल मई से पहले की सिचुएशन से कम इंडिया को मानना ही नहीं चाहिए। इंडिया को बस एक ही बात बोलनी चाहिए कि भाई आप अप्रैल और मई से पहले की जो सिचुएशन थी वापस वहीं पर जाओ। अगर इंडिया इससे कम पर मानता है तो इसका मतलब इंडिया ने कुछ एरिया कंसीड कर दिया है चाइना को। ये इंडियन नेगोशिएटर्स को अब ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ बजट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये आर्टिकल राजीव कुमार और उर्वशी प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ये दोनों नीति आयोग से हैं, तो जाहिर तौर पर आर्टिकल में सारी अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलेगी और हेल्थ में जो प्रोविजंस किए गए हैं, क्रिटिसिज्म आपको नहीं देखने को मिलेगा, एनालिसिस आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चंस में कई बार देखो सीधा सीधा यूपीएससी ये भी पूछ लेती है कि बजट में क्या, जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि बजट जो है वो हेल्थ सेक्टर की दिशा में एक माइलस्टोन का काम कर रहा है, मतलब फ्यूचर में हेल्थ केयर में अपलिफ्टमेंट के लिए एक फाउंडेशन स्टोन सरकार के द्वारा रखा गया है इस बजट में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब यूपीएससी पूछ लेती है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि बजट में सरकार ने किया क्या है। सिर्फ क्रिटिसिज्म पता होगा तो फिर क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर सकोगे। तो शुरुआत में राइटर जो हैं वो बताते हैं किस प्रकार से अच्छे प्रोविजन सरकार के द्वारा किए गए हैं इस बजट में। जैसे कि देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है। ऐसी स्कीम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में पहले लॉन्च की गई थी कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन आप करोगे आपको इंसेंटिव मिलेगा, कुछ बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार की स्कीम को अब हेल्थ सेक्टर में भी इंप्लीमेंट सरकार के द्वारा किया जाएगा, लोकल लेवल पे फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है मिशन कोविड सुरक्षा। जो इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं यानी लोकल वैक्सीन कैंडिडेट्स, उनकी टेस्टिंग और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए काम करेगा ये मिशन कोविड सुरक्षा। ऑलरेडी देखो 92 कंट्रीज ने इंडिया से संपर्क किया है कोविड-19 की वैक्सीन के लिए। तो वैक्सीन के मामले में इंडिया के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो और अच्छे होंगे इस मिशन की सहायता से। नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलबींग। अब देखो हेल्थ एंड वेलबींग कंपोनेंट में सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया है जो कि एक अच्छी बात है, जैसे हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन। 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने ऐसा रिकमेंडेशन दिया था कि हेल्थ, वाटर और सैनिटेशन ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जैसे सैनिटेशन पे आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर हेल्थ सेक्टर में इंडिकेटर्स आपके अच्छे नहीं होंगे। तो तीनों को इंटीग्रेट करके सरकार को देखना चाहिए और उसी दिशा में सरकार का ये अच्छा प्रयास है। सरकार ने बजट में अलग से एक कंपोनेंट बनाया था इस बार हेल्थ एंड वेलबींग बजट। इसके बाद नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन पर सरकार 50,000 करोड़ खर्च करेगी और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट साफ तौर पर हेल्थ सेक्टर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सरकार ने यह कहा है बजट में न्यूमोकोकल वैक्सीन की कवरेज को एक्सपेंड किया जाएगा। देखो 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये न्यूमोकोकल न्यूमोनिया जो है वो एक मेजर किलर है। तो इस वैक्सीन के कवरेज के एक्सपेंड होने की वजह से हर साल 50,000 बच्चों की जान बच सकेगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। इस योजना की सहायता से हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये देखो नई स्कीम नहीं है, ये पुरानी स्कीम है, आयुष्मान भारत इनिशिएटिव का ये पार्ट है। इकोनॉमिक सर्वे देखो ये कहता है वो स्टेट्स जहां पर इस स्कीम को अडॉप्ट किया गया है वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है।
एज कंपेरिजन टू वो स्टेट्स जहां पे इस स्कीम को अभी तक अडोप्ट नहीं किया गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को इस स्कीम को अडोप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, इस मिनिस्ट्री के लिए एलोकेशन जो है वो 40% इंक्रीज कर दिया गया है। क्योंकि देखो कोविड-19 की बाद से ही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, ना सिर्फ सरकार का बल्कि जनता का भी। इसके बाद लास्ट में बारी आती है कि अब करना क्या चाहिए। मतलब अच्छे अच्छे प्रोविजंस तो हमने डिस्कस कर लिए। देखो राइटर ये कहते हैं, ये बात सही है कि हेल्थ के लिए सरकार को और भी ज़्यादा फंड्स एलोकेट करने चाहिए, लेकिन देखो एक बात ये भी समझने की आवश्यकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकेले एलोकेशन से काम नहीं चलेगा, स्टेट्स को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2017 के अकॉर्डिंग हेल्थ केयर में 66% जो स्पेंडिंग की जाती है वो स्टेट्स के द्वारा की जाती है। तो वेरियस स्टेट्स को अपने बजट का कम से कम 8% जो है वो हेल्थ सेक्टर के लिए एलोकेट करना चाहिए। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में भी रिकमेंड किया गया और 15th फाइनेंस कमीशन ने भी रिकमेंड किया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हेल्थ सेक्टर से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।